माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आप जानते हैं कि हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं। आज ऐसे एक शख्सियत से मुलाकात करेंगे। आज उनका इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे उनसे कई सवालात। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो महिला है, ये महिला लीडर के पास आए हम। ये 25 साल से अपनी राजनीति कर रही है और 25 साल से लोगों के सेवा में है और 25 साल से लोगों की दुआएं लेते हुए अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाती जा रही है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च यानी इस मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये एक देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, संस्कृति, भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाते हैं। साथ ही पुरुष वर्ग भी इस दिन को महिलाओं के सम्मान में समर्पित करता है। और दरअसल इतिहास के अनुसार समानाधिकार की लड़ाई एक आम महिला ने शुरू की थी। वही उसी लिहाजे से हम आज मिलने आए हैं चिटियाला सुहासिनी रेड्डी से और आज हमसे मुलाकात करेंगे और कुछ सवालात करेंगे। और कुछ सवालात तीखे होंगे और कुछ सवालात मीठे होंगे। उनका कहना है कि मंजिल से जरा कह दो अपनी पहुंच नहीं, अभी मैं पहुंची नहीं हूँ। मंजिल से जरा कह दो अभी मैं पहुंची नहीं हूँ। मैं मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरी भी नहीं हूँ। मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरी भी नहीं हूँ। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए ज़मीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हज़ारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। कहलाए वो एक नारी, कहलाई वो एक स्त्री बनकर, आदर्श उसने जग को किया उजागर। कम नहीं है किसी से, कम नहीं है ये किसी से, साबित कर दिखलाई है। जी जान लगाकर जागो फोरस लाई है। कभी बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके सुख दुख में साथ दिया है और अपना फर्ज निभाया है। और इसीलिए वो चिटियाला सुहासिनी रेड्डी कहलाई है। हम वो ऐसे एक शख्सियत से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और कुछ तीखे और मीठे सवालों के साथ आपके सामने रूबरू होंगी चिटियाला सुहासिनी रेड्डी बीजेपी। मुस्कुराकर पूछ सकते हैं तो चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है। चलिए उस संदर्भ में आज आए हम बीजेपी के लीडर 25 साल से जहां पर अपने कदम जमाए रखी है चिटियाला सुहासिनी रेड्डी से कुछ मुलाकात करेंगे। और नमस्कार मैडम। नमस्ते, स्वागत है आपका माय माउली में। मैडम पहला सवाल है हमारा, आप इतनी अच्छी पढ़ाई है आपकी, उच्च स्तर पर पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी की तरफ न जाने के बदल आप सीधा राजनीति में आपने अपना कदम जमाया, इसकी वजह क्या है? पहले से उच्च पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी करने का भी एक सोच था, मगर हमारे घर में हम बचपन से सियासत के माहौल देखे हैं। हमारे मामा जी एमएलए थे, हमारे माँ भी काउंसलर थे। सबसे पहले हम नाना के घर में पहले थे। नाना जी पूरे पॉलिटिक्स, आदिलाबाद के पॉलिटिक्स उनके हाथ में थे। किसी को एमएलए बनाना बोलो तो हमारे नाना डिसाइड करते थे। वो माहौल में मैं पैदा हुई बड़ी हुई। तो मुझे लगा ठीक है, पढ़ाई तो काम आती है, किसी में भी काम आती है, मगर पॉलिटिक्स में इसलिए आई हूँ मैं उनके द्वारा, मतलब उनके तरफ से जो मेरे को प्रेरणा मिली उसके वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। और वो भी मेरा सरकार नौकरी सोचने से पहले मेरे को ये जेडपीटीसी का मौका मिला 1994 में। मेरा 88 में डिग्री कंप्लीट हो गया, बाद में पीजी करे, बीएड हो गया। उसके बाद अचानक कि मेरे को मौका मिला जैनत जेडपीटीसी वुमेन जनरल सीट रिजर्व होने के बाद। हमारे मामा जी तेलुगुदेशम पार्टी में एमएलए थे, तो ये मौका मेरे को ऐसा मिलने से मैं इसमें आ गई। नाना के खानदान से ही चलते आ रहा है राजनीति? जी, खानदान से। मैडम दूसरा सवाल हमारा ये है कि बीजेपी में आने का कारण क्या है आपका, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे हम इस सवाल को। एक तो मैं 20 साल पहले मतलब 1995 में तेलुगुदेशम पार्टी से अपना सियासत स्टार्ट करी। जेडपीटीसी बनने के बाद मेरे को तेलुगुदेशम पार्टी में एक अच्छा पार्टी मेरे को बहुत सम्मान दिया है। तेलुगुदेशम पार्टी में ही, वहाँ से ही मैं जेडपी चेयरमैन बनी। जेडपी चेयरमैन मतलब वो पुराना डिस्ट्रिक्ट उम्मड़ी आदिलाबाद जिला का जेडपी चेयरमैन, ये एक बड़ा पोस्ट है। ये स्टेट लेवल में कैबिनेट रैंक है। तो ये एक बार मैं पद में आने के बाद मुझे महसूस हुआ, मेरे को लगा कि ये अगर कोई पदवी आए तो हम लोगों को बहुत भला कर सकते। इसलिए मैं सोची तेलुगुदेशम पार्टी में काम करते आई। वो टाइम पे मेरे को एमएलए टिकट के लिए भी कोशिश करी,
ZPDC के बाद ZP चेयरमैन बनी, MLA टिकट नहीं दिया। वो टाइम पे पूरे इक्वेशन से वो हिसाब से मेरे को नहीं मिला। इसी बीच में यहाँ तेलंगाना का मूवमेंट बहुत बढ़ रहा था। वो टाइम पे मेरे को KTR साहब ने हमारे पास आए, हमको आके बोले इतना पढ़ा लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं और इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप काम करके हैं और तेलंगाना में आपके इतना मतलब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है सो वाला कोई भी नहीं है। तो आप एक काम करिए, हमारे साथ काम करिए, हम ज़रूर आपको उसी सम्मान देंगे जिस तरह तेलुगुदेशम पार्टी में देंगे। तो मैं पहले तो नहीं मानी थी, मगर बाद में मेरे को तेलंगाना की आवश्यकता के बारे में पूरा जानने के बाद मुझे लगा मैं भी तेलंगाना के लिए एक उद्यम उनके साथ करना, ऐसा सोच के मैं TRS में ज्वाइन हुई। इस पार्टी में ज्वाइन हुई। TRS में मैं एक पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा एक उद्यमकारिणी वैसा बहुत काम करे, क्योंकि तो आदिलाबाद में तब तक कुछ तेलंगाना के एजिटेशन कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ के MP TRS के थे, मगर लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं था। तो ये देख के मुझे लगा मैं यहाँ तेलुगुदेशम पार्टी में जितना काम करे, मैं भी पार्टी में मेरे को स्टेट लेवल पे पोस्ट दिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोर्ड मेंबर बनाए 3 साल। कहीं जो भी पोस्ट मिला वो पोस्ट को मैं न्याय करने के लिए मेरी तरफ से कोशिश करी। उसके बाद TRS में आने के बाद मैं वो यही सोच के TRS पार्टी में आ गई कि हम तेलंगाना हासिल करना है, लड़ना है इसके लिए, क्योंकि वो टाइम पे उम्मड़ी आंध्र प्रदेश के इतने सारे डेवलपमेंट में पूरा तेलंगाना को अन्याय हो रहा था। आंध्र प्रदेश को ज़्यादा, एक बार मैं एक बात पे मैं जल्दी डिसीजन क्यों ली बोल तो मैं जिला परिषद चेयरमैन थी और आंध्रा के जिला परिषद चेयरमैन भी थे। एक दिन मैं शिव प्रसाद जी पंचायत राज मिनिस्टर थे, उनके चैम्बर में गई थी। उस दिन उनके चैम्बर में जाने के बाद मेरे को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के स्कूल बिल्डिंग्स का लिस्ट मिला। तो अपने आदिलाबाद मतलब तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को 10 करोड़ दिए तो आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट को 20-25 ऐसा डबल बेनिफिट दे रहे थे मेरे को। अब KTR बोलने के बाद ये बात तो मेरे को स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो अन्याय हो रहा है अपने ऊपर, तो हम क्यों ना इसके लिए काम करेंगे। ऐसा सोच के मैं TRS में ज्वाइन हुई। TRS में ज्वाइन होने के बाद मैं एक लीडर से ज़्यादा उद्यमकारिणी जैसा काम करी, गली गली घूमी, तेलंगाना के लिए बच्चों को अवेयरनेस के लिए हर कॉलेज को गए। हर कॉलेज जब गए हम, हरीश राव भी आए थे, वैसा मूवमेंट स्टार्ट करे। उसके बाद पेनगंगा प्रोजेक्ट के लिए 150 किलोमीटर जैनत बेला पूरा घूम के पादयात्रा करे। वो पादयात्रा शुरू करने के लिए आज का मिनिस्टर KTR साहब हमारे साथ थे, कोटा में शुरू करे। उसके बाद एंडिंग के लिए हरीश राव आए थे, हरीश राव जी हमारे साथ पादयात्रा जैनत से आदिलाबाद तक करे। तो इस तरह मैं मूवमेंट करे, लोगों में बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया। पूरा एस्टिवल कहीं भी मंचिराल आसिफाबाद कहीं भी KCR का मीटिंग है तो हमको बुलाते थे। और मीटिंग के और हैदराबाद में कुछ मीटिंग है तो हैदराबाद में भी स्टेज के ऊपर सबके सामने KCR यही बोलते थे, आदिलाबाद में जिस तरह सुहासिनी काम कर रही है उसको देख के आप लोग इंस्पिरेशन लेना, बहुत हार्ड वर्क करी बोल के मेरे को बहुत ऐसा एंकरेज करते थे। और मैं भी उसी तरह काम करी, मगर पता नहीं लास्ट मिनट में टिकट तो देते कंफर्म हो गए बोल के रात में दोनों फ़ोन करके बात करें, KTR और KCR। और सुबह जाने के बाद पूरा मिठाइयाँ बांधे, पूरा तुम काम कर लो, हम B फॉर्म लेके जाओ बोल के 2 दिन ठहरो बोले। फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ नहीं मालूम, कम से कम मेरे को ठीक है डिसीजन अगर चेंज करे, तेलुगुदेशम पार्टी के साथ अलायंस था, ठीक है अलायंस में दे दिए बोल के मेरे को रिप्लाई भी नहीं दिए, मेरे को मिले भी नहीं। मैं फ़ोन करे तो भी KTR फ़ोन नहीं उठाया, KCR तो घर में ही नहीं था। मैं बहुत जगह इंक्वायरी करी कि मेरे को कुछ उनका कांटेक्ट न मिला, तो मेरे को बहुत नाराज़ तो हुई मैं उस दिन वो टाइम पे। ऐसा मेरे को धोखा दिए कि बोलते तुम लास्ट मिनट तक उन लोग तुम काम कर लो, तुम खर्च कर लो, पूरा कर लो। तो मैं पूरा यहाँ का मटेरियल मंगा ली वो टाइम पे, इलेक्शन टाइम ऑलमोस्ट। तो ऐसा धोखा दिए। तो पहले मैं व्यक्ति हूँ KCR का, उन्होंने क्या है बोल के ऐसा किस तरह बात बदल देते, बात तो देते हामी देते मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। उन्होंने टाइम मेकअप द टाइम उन्होंने अपनी डिसीजन अलग रहता, उन्होंने एक बात पे टिकने वाला नहीं है, बस अपना स्वार्थ के लिए देखता। उसी दिन मैं जान गई, मगर आज सब लोग तेलंगाना लोग जान रहे KCR क्या है। उन्होंने पावर में आने के लिए, उन्होंने सत्ता में आने के लिए लोगों को कितना भी बोलते रहते,
फिर उन्होंने पावर में आने के बाद किसी को कुछ करने वाला नहीं है। ये तो आज सबको मालूम हो रहा है। हमारा एक और तीसरा सवाल है, पूर्व आंध्र प्रदेश में आपको कैबिनेट मंत्री का ओहदा था और उसके बाद आपको क्या अभी बीजेपी में क्या वो महत्व दिया जा रहा है, क्या वो इज्जत मिल रही है आपको? बीजेपी में भी वही सम्मान मिल रहा है, मुझको इज्जत मिल रहा है, मेरे को काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। तेलुगुदेशम पार्टी में तो बहुत अच्छा सम्मान मिला, उसमें कोई शक नहीं है। जिला परिषद चेयरमैन, उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड मेंबर, वो भी एक MLA और MP के साथ ही कमेटी बनाते थे, वो भी मिला। और TRS पार्टी में काम करने के लिए तो मैं खुद काम करी, वो सम्मान मेरे को बार बार KCR मेरा नाम लेते थे हर मीटिंग में। और बीजेपी में तो मेरे को आते ही यहाँ पे वुमेन महिला कमेटी में वही जनरल सेक्रेटरी दिए, उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए, उसके बाद नेशनल लेवल पे एक राज्यसभा हिंदी सलाह समिति। ये तो राज्यसभा नाम सुनते ही मेरे को एक लेवल पे रेस्पेक्ट देते हैं, वैसा मौका मिला मेरे को। बाद में अभी बंडी संजय जी आने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज, यादाद्री डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाए। और उसके साथ रिसेंटली एक पोस्ट भी है, तेलंगाना में 12 SC असेंबली सीटों में पार्टी को कैसा मजबूत करना, कैसा जिताना, इसके लिए एक 6 मेंबर्स थे। वो 6 मेंबर्स भी एक MLA एक MP थे, उनके साथ मैं भी कमेटी मेंबर हूँ। इस तरह हमको हर जगह सम्मान दे रहे, काम करने का मौका दे रहे। तो सवाल ये है, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में आपको सम्मान मिलने के बाद भी 2018 चुनाव के बाद में आप केवल आदिलाबाद विधानसभा को ज़्यादा महत्व देने लगे, इसका कारण क्या है? प्रदेश के स्तर पर नेशनल के लेवल में मेरे को काम है, वहाँ वो भी मैं निभा रही। उसके साथ साथ आदिलाबाद नेटिव प्लेस है, यहाँ फ़ायदा हुई, यहाँ एजुकेशन है मेरा, यहाँ के लोग पूरे हमारे मतलब मेरा ही लोग है ना। एक मैं डिस्ट्रिक्ट जिला ZP चेयरपर्सन हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एरिया में भी डेवलपमेंट होना। क्यों बोल तो 20 साल पहले जो हालत है यहाँ का, आज भी वही है। आज भी कोई गांव में गए, 20 साल पहले मैं गई थी, वही डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। हम सोचे तेलंगाना आने के बाद पूरा आदिलाबाद, पूरा तेलंगाना मतलब डेवलप होगा, मगर आज हम देख रहे खाली KCR KTR हरीश राव के कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना डेवलपमेंट हो रहा, आदिलाबाद को कोई पूछ रहे नहीं। आदिलाबाद में यहाँ पे जो पूर्व आदिलाबाद को जो मंजूर हुए थे 2008 में, एक एग्रीकल्चर ट्राइबल यूनिवर्सिटी और टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे सैंक्शन होने के बाद, तेलंगाना आने के बाद वो वरंगल ऑलरेडी डेवलप है। क्यों आदिलाबाद के बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए क्या? यहाँ के बच्चों को आज आप देखिए, यहाँ पे बच्चे अगर टेक्निकल एजुकेशन पढ़ना चाह रहे, किसी के एजुकेशन है नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं है, BTech कॉलेज नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर BSc पढ़ना हो तो बाहर जाना पड़ता, और BEd कुछ भी फिजिकल एजुकेशन के लिए नांदेड़ या हैदराबाद जाना पड़ता। यहाँ के बच्चों को तो यहाँ पे ज़्यादातर BC SC ST, आदिलाबाद तो ST डिस्ट्रिक्ट बोल सकते। यहाँ के बच्चे अगर पढ़ना चाहते तो हैदराबाद या नागपुर जाना पड़ता, हैदराबाद या किसी और स्टेट को जाना पड़ता। यहाँ के बच्चों को यही अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से तो यहाँ बच्चे पढ़ सकते, नहीं तो खाली डिग्री करके ड्रॉप आउट हो रहे। इसके वजह से मैं यहाँ पे पहले अपने आदिलाबाद में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही प्रिंसिपल है, नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट पर्सन लास्ट। तो मेरा कुछ सोच के मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही, मैं पहले आदिलाबाद को डेवलप कर, आदिलाबाद के बारे में सोच के यहाँ के जो इश्यूज है, ज़्यादा लोगों को खाली पॉलिटिक्स बोल तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी दोनों को एक तो एक बोलने का यही नहीं है। पॉलिटिक्स बोल तो अपने एरिया को किस तरह डेवलप करना, यहाँ के रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करना, यहाँ पे जो मुश्किल है उसको कैसे सॉल्व करना, ये देखना एक लीडर का काम है। मगर यहाँ पे वो जो आदिलाबाद के लोगों को जो चाहिए, लोगों को भी नहीं मालूम। हम कॉलेज में पहले फर्स्ट फेज में NGO एक जागो फोरम रखे, उसके द्वारा हम हर कॉलेज को गए। हम कॉलेज में जाने के बाद बच्चों के थ्रू सोसाइटी को अवेयरनेस लाना बोल के बच्चों के साथ बात करें, तो ज़्यादा लोग रियलाइज़ हुए कि यहाँ पे हमें भी यूनिवर्सिटी चाहिए, यहाँ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए। इसलिए पहले बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए हम जागो फोरम रखे, और इसी तरह मैं काम अवेयरनेस और बच्चों के तरफ से मैं आदिलाबाद के लिए लड़ने को तैयार हूँ। पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले तो आदिलाबाद डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है।
सातवां सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर जब भी फेसबुक ओपन करते हम देखते हैं कि सुहासिनी चिटियाला सुहासिनी मैडम सीधा फेसबुक पर सेल्फी के साथ दिखती है। इसका क्या माजरा है? अब इसमें आप सेल्फी विद जोगू रामन्ना फील यूज और सेल्फी विद टीआरएस गवर्नमेंट फेल यूज के नाम से जो पब्लिक में जो कार्यक्रम चल रहा है और ये रोजाना चल रहा है, इसकी बहुत सी ज़्यादा चर्चा हो रही है और फेसबुक इंस्टा पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसका क्या मैटर है, ये हमें थोड़ा सा विस्तार में बताइए। क्या अपोजिशन के ऊपर वार है? सेल्फी विथ टीआरएस फेल्यूर और सेल्फी विथ जोगू रामन्ना फेल्यूर। अब आदिलाबाद में टीआरएस फेल्यूर बोलते तो जोगू रामन्ना फेल्यूर। उन्होंने अभी 4 बार एमएलए बने, उनका बेटा भी म्यूनसिपल चेयरमैन। और आज तक आदिलाबाद में अभी तक जो बोली मैं डेवलपमेंट के बारे में, खाली उन्होंने बहुत बोल रहे कि हम आदिलाबाद को डेवलप करें, बंगारू तेलंगाना, बंगारू आदिलाबाद। आप एक बार मैं उनको ये बताना चाह रही कि कोई भी इश्यू पे एक्सपोज करके उनको, जैसा डबल बेडरूम, उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे उनका कमिटमेंट था कि इलेक्शन के बाद डबल बेडरूम बना के देंगे। डबल बेडरूम तो बनाए। अब आदिलाबाद टाउन के ही देखिए, उसमें 900 कुछ चिल्लर हाउसेस बने, 2-3 साल हो गए। फिर उन लोगों को देना ना, जो गरीब है, उनको घर नहीं है, बेघर है, उनको घर देना ना, क्यों नहीं दे रहे? अब ये एक्सपोज करने के लिए, उनको ये बताने के लिए आपका फेल्यूर यहाँ पे है। एक अपोजिशन लीडर क्या कर सकते? हम पोजिशन रूलिंग पार्टी वालों को एक्सपोज करना हमारा काम है। और हम बहुत सारे धरना करें इश्यूज के ऊपर, रोड पे कलेक्टर को मिले, इनको मिले, वो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक अलग ढंग से ये एक सेल्फी विथ टीआरएस फेल्यूर इसलिए लिए कि ये किसी के पास जाने का नहीं है। ये सेल्फी लेके रामन्ना को भेजना है, केटीआर को भेजना है, केसीआर को भेजना है। इस तरह सोशल मीडिया पे डालने से लोगों को भी स्ट्राइक होता कि यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे फेल्यूर से उनका कमिटमेंट है। रूलिंग पार्टी वाले इलेक्शन के पहले क्या बोले, अब क्या करें? 7-8 साल हो गए अभी एमएलए बन, 8 साल हो गए अभी टीआरएस वाले गवर्नमेंट में आके। क्या करें उन लोग? जो उनका इलेक्शन कमिटमेंट है वो फुलफिल करना बोल के एक नई तरीके से सेल्फी विथ टीआरएस को फेल्यूर एक्सपोज करने के लिए मैं सेल्फी कार्यक्रम लिए। कहीं भी गए तो अच्छा रिस्पांस आ रहा। मेरे को फ़ोन भी आ रहे, मैडम कहीं परसों एक गांव से फ़ोन आया, मशीन वगैरह था, पूरा पानी खराब आ रहा, पानी बिल्कुल आ रहा नहीं, कभी आए तो पीने के लिए लायक नहीं है, ऐसा बोलते आ रहे हैं। मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल 2-3 दिन पहले मैं केआर के कॉलोनी गई, वहाँ पे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इन लोग जो बोल रहे पूरा रोड इधर उधर ऐसा समझ रहे, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं। उनके आजू बाजू, घर के बाजू में रोड बनाए तो हो गया था, हो जाता क्या? आदिलाबाद पूरा स्लम एरिया में पहले कंसंट्रेशन करना। बेचारे उन लोग अपने घर के काम करके, मतलब बाहर कुछ कमाने के लिए गए तो कूली करे तो लेबर से पूरे उनका पेट भरता। वैसे लोग पानी के लिए 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता। वैसे लोगों को घर के सामने हाउस टैक्सेस 5,000 से 10,000 ले रहे, तो कुछ मिनिमम फैसिलिटीज तो देना ना। रोड और ड्रोन दोनों मिलके है, इसलिए मैं कल फोटो लेके उनको भेजी थी। रोड और दोनों मिलके वहाँ पे, उसमें से मशीन वगैरह पाइप चल रहा, तो उन लोग वो पानी पी रहे, तो वो कैसा हो सकता है? हम मशीन वगैरह किसके लिए लाए? ये सोच के उन लोगों का हालत बताने के लिए, लोगों को जो कमिटमेंट दे वो फेल्यूर्स आपको उनको याद दिलाना बोल के ये सेल्फी कार्यक्रम रखे। और सोशल मीडिया में इसलिए पोस्ट कर रहे बोल तो आजकल सब जने हम सोशल मीडिया में ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये इसके तरफ से यूथ को और लोगों को सबको बताना, जागृति करना बोलते ये एक एजुकेशन शुरू करें। रूलिंग पार्टी वाले लोगों को जो कमिटमेंट दिए वो अगर उन लोग नहीं करे तो अपोजिशन पार्टी वालों का काम है वो एक्सपोज करना। आज आदिलाबाद में उसके बारे में, रामन्ना के फेल्यूर्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे, कोई भी नहीं पूछ रहे। यहाँ भी नहीं, तेलंगाना राष्ट्र में पूरा वैसी है, जहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन उनका होता था, मगर अपोजिशन से पूरे लोगों को टीआरएस वाले खरीद दिए। अब तेलंगाना में पूछना बोल तो कौन पूछना? लोगों की तरफ से। इसलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्यों बोलते हो, इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं, तेलंगाना के एजुटेशन के टाइम पे बार बार केसीआर सबको ये बताते आए कि अगर तेलंगाना बना तो हम लोगों को हर घर में नौकरी मिलेगा। और तेलंगाना आने के बाद 1,90,000 पोस्ट हम नोटिफिकेशन देंगे, वो तो नहीं दिए। घर घर में एक पोस्ट वो भी नहीं दिए।
मगर 2018 इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में रखे कि जो भी अगर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉय रहते हैं उनको 3016 रुपीज़ निरुद्योग भृति देते बोले, वो भी नहीं दिए। फिर इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के तरफ से और ये कमिटमेंट के लिए ये दोनों जॉब नोटिफिकेशन के लिए और निरुद्योग भृति ये दोनों के लिए मैं यूथ के पास गई। उन लोग सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, उन लोग बहुत तरस गए। अब 10 साल हो गए, एज बार हो गए लोगों बच्चों का, 20 साल से अभी 30 साल हो गए, 30 से 40 हो गए, आगे उनको जॉब मिलने का भी मौका नहीं है। ऐसा उन लोग तेलंगाना के लिए आत्महत्या करे, अभी जॉब्स के लिए उन लोग सुसाइड करना पड़ रहा, इतना बुरा। इसलिए हम तेलंगाना लायक है। इधर उनके डबल बेडरूम के सामने सेल्फी ले रहे हैं और रामन्ना साहब जो आदिलाबाद के विधायक है वो जाकर सीसीआई फैक्ट्री के सामने जाके सेल्फी ले रहे हैं, इसका क्या माजरा है? ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। कभी 20 साल पहले बंद हुआ था ये सीसीआई, और यहाँ पे तो सीसीआई के लिए आए तो अच्छा है, हम भी बहुत इसके लिए हम सपोर्ट करेंगे, उसमें कुछ शक नहीं है। मगर अभी उन्होंने एमएलए बन के शहर बनने के बाद अचानक सीसीआई का उनको क्यों याद आया? उनके हाथ में करने का जो रेणुका सीमेंट फैक्ट्री को क्यों छोड़ रहे हैं वो बाजू रख के उसके ऊपर उसके बारे में जीवो नंबर 40 निकाले 2018 में। वहाँ के ट्राइबल और बीसी लोगों का 2-3 एकड़ उन लोग दे दिए। रेणुका सीमेंट फैक्ट्री अगर बना तो आप लोगों के बच्चों को जॉब्स मिलते, आपको यहाँ पे ये पूरा एरिया डेवलप होता और आपको हाउस साइट भी देंगे, घर भी देंगे। ये कहकर रामन्ना जी ने उनके पास लैंड ले लिया। मगर अभी जीवो नंबर 40 के द्वारा उसमें क्या दिया गया, मतलब अगर ये 3 साल में फैक्ट्री कंप्लीट होना और प्रोडक्शन भी शुरू होना, मगर 4 साल हो गए, आज जहाँ का वही है। पूरा 100 एकड़ ये लोग फार्मर से लिए, वो वैसे का वैसे उसको फेंसिंग करके रखे। क्यों रेणुका सीमेंट फैक्ट्री क्यों चालू नहीं करते? उनको जॉब्स के लिए वो हेल्थ और लैंड दे दिए। उससे क्या हुआ? वो फार्मर्स पूरे ट्राइबल्स फार्मर्स से लैंड भी नहीं है खेती करने के लिए, उनके पास जॉब्स भी नहीं दे रहे, और उनके पास रैतु बंधु नुकसान है, हर तरफ से फार्मर्स नुकसान है। मगर इन्होंने जीवो निकाल के 3 साल के अंदर सीमेंट फैक्ट्री बनाते बोल के बात दिए, वो क्यों पहले फुलफिल करो तुम? रामन्ना जी से मैं वही बात बोल रही हूँ, आप पहले रामन्ना सीमेंट रेणुका सीमेंट फैक्ट्री शुरू करो। एजुटेशन करने के टाइम पे केसीआर बार बार बोलते थे कि तेलंगाना आए तो हर घर में एक नौकरी मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगा, आंध्र वाले चले जाएंगे, हम नोटिफिकेशन देंगे, जॉब इतने सारे बच्चों को आएंगे, ऐसा कहकर हम तेलंगाना उद्यम करें। तेलंगाना भी आ गया। वो टाइम पे यूथ, खासकर उस्मानिया के स्टूडेंट्स, एजुकेशन के मतलब डिग्री करने वाले भी अपने पढ़ाई छोड़ के एजुकेशन में गए। ऐसे टाइम पे तेलंगाना आ गया। मैं तेलंगाना आने के बाद अपोजिशन पार्टी नहीं रहना, वैसा केसीआर उन्होंने प्लान करा और कांग्रेस वाले एमएलए बहुत सारे चले गए। अब अपोजिशन रूलिंग पार्टी अगर जो कमिटमेंट दे के वो काम नहीं करा तो किनका काम है? वो अपोजिशन पार्टी वाले उसको रेस करना। मगर यहाँ पे तेलंगाना में कोई भी नहीं कर रहे। और आदिलाबाद में 2009 से एमएलए बन के जोगी रामन्ना है और उनका बेटा भी आज म्यूनसिपल चेयरमैन है। आज भी उनके कमिटमेंट कहीं भी पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस अपोजिशन पार्टी के हिसाब से कोई भी बात नहीं करते तो लोग बीजेपी की तरफ देख रहे कि कोई भी हमारे इश्यूज को रेस करना। ये मौका मैं लेके बीजेपी की तरफ से लोगों में जाके रामन्ना के फेलियर्स के बारे में सेल्फी ले रहे हूँ। जो भी इश्यू है, पहले तो हम डबल बेडरूम का जो उन लोग क्या बोल रहे थे, ये आत्म गौरव इल्लू, ये तो कहीं भी नहीं दिए, खाली बना के रखे नुमाइश। आदिलाबाद में टाउन में भी किसी को हैंड ओवर नहीं करे, खाली बना के रखे। इसके लिए ये इनको एक्सपोज करना बोल के मैं वहाँ पे जाके सेल्फी लेके पूरे सोशल मीडिया पे लोगों को मतलब आइडिया होता। और रामन्ना को तो जल्दी समझ में आ गया कि ये फेल्यूर है। मगर उन लोग आज भी हरीश राव आए थे, क्या करें उन लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से जो बना तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो इनाग्रेशन करके गए। अगर उनके पास सचमुच ये है लोगों को कुछ फायदा करना तो डबल बेडरूम क्यों नहीं दिए? लोगों के लिए तो बना है ना, जिनको जरूरी है, बेघर है, उनको देना चाहिए ना। और कितने साल नुमाइश वैसे ही रखते। ये सब उनको एक्सपोज करने के लिए मैं सेल्फी के तरफ से, सेल्फी के नाम पे रामन्ना की फेल्यूर्स
TRS की फेल्यूर्स एक्सप्लोर करती आई और डबल बेड के बाद यूथ के पास जाके हम एक प्रोग्राम करें, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में बार बार KCR त्वरलो नोटिफिकेशन, त्वरलो 50,000 कहीं भी नहीं दे रहे, खाली इलेक्शन के टाइम पे या कोई बाई इलेक्शन के टाइम पे ये बात बोल देते, इलेक्शन के बाद चुपचाप फार्म हाउस में जाके सो जाते। इसलिए उनके वैल्यूज को एक्सपोज करना मेरा काम है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोग देख रहे हैं, ये उसके लिए हम भी आपके साथ हैं बोल के ये बताने के लिए, उनके वैल्यूज को एक्सपोज करने के लिए सेल्फी का कार्यक्रम लिए। सोशल मीडिया तो आज बच्चे तो पूरा यूथ या बड़े भी सब जने सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे, उनको पूरा इनके द्वारा सोशल मीडिया में ये पोस्ट करके उनको बताने के लिए ये कार्यक्रम है। आखिरी सवाल है और ये माय मावली का सवाल है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपको टिकट नहीं मिलने की सूरत में क्या आप जिसको भी टिकट मिलेंगी क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे या तो फिर कोई और पार्टी चेंज करेंगे या तो फिर खुद आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? इसका जवाब थोड़ा विस्तार से देना, क्योंकि ये माय मावली के सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। प्रजा क्षेत्र में काम करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में नेशन फर्स्ट पार्टी में पसंद आ, ये सोच के मैं आई कि आदिलाबाद में काम करूं। काम करने के बाद पार्टी जो डिसीजन लेता उसके हिसाब से जाएंगे हम। और एक बात तो अभी टिकट का तो मैं आशावादी तो हूँ, पार्टी अगर मौका दिए तो जरूर लड़ेंगे, मगर अभी उसका तो बहुत टाइम है। पहले काम करके मैं अपने आप को प्रूव करने के बाद अगर पार्टी समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो पब्लिक में सर्वे करके जो कैंडिडेट विनिंग करेगा उनको सिलेक्ट करेगा, वो भरोसा मेरे को है। इसलिए मैं काम करने के ऊपर ही ध्यान करी, अभी तक तो टिकट के बारे में सोची भी नहीं। पार्टी जो अपने को इतना सम्मान दे रहा है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो हिसाब से में हम काम करेंगे। ठीक, दर्शकों ये थे चिटियाला सुहासिनी रेड्डी जिनकी बात हम आपको बता रहे हैं। ये आज का दिन 8 मार्च है, ये महिला दिवस जिसे हिंदी में महिला दिवस और पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और ऐसे महिला को हम बिल्कुल अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और सलाम करते हैं, क्योंकि राजनीति में अपना पैर जमाए रखना, लोगों की सेवाएं के लिए आगे बढ़ते रहना, लोगों की सेवाएं करते रहना और बार बार लोगों के बारे में सोचना और नए तरीके से अपना फाउंडेशन तैयार करके लोगों के हित में अपनी जो जान है, अपनी जो माल है उन पर खर्च करते हुए आगे बढ़ना, लोगों को भी आगे बढ़ाना। और जो सबसे ज्यादा मैडम का हमने आज के इंटरव्यू में ये जाना कि सबसे ज्यादा मैडम का जो फोकस था वो विद्या पे था, वो शिक्षण पे था, वो शिक्षा पे था, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा ना इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। चलिए आज के दिन हम सारे महिलाओं को अभिनंदन करते हैं और महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। पर आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ और अगले मध्य में हम और एक नए महारथी से मिलेंगे, महाआदमी से मिलेंगे। जब तक आप इंतजार कीजिएगा, बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन वहाब के साथ इस्माइल शेख, माय मावली, आदिलाबाद।